अच्छा देखें, अगर ये अगर फर्ज कर लीजिए कि भाई ये प्लेन पे W, हमने W की वैल्यू फर्ज कर लीजिए कि सही चूज की है, ठीक है। अगर हमने W की वैल्यू 10 जो चूज की है इस प्रॉब्लम के अंदर और वो सही चूज की है, तो D वाले नंबर्स को पुट करके आंसर आना चाहिए -1। पहले तो मुझे बताइए क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर इस प्लेन पे कोई भी वैल्यू मैं निकालूंगा, D की वैल्यू पुट करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए? -1। इस पे अगर पुट करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए? +1। ठीक है, ये देखें, तो मैंने जब इसको पुट किया 2 2 तो आंसर आ गया 0.5 विच इज नॉट इक्वलेंट टू -1। इज इट क्लियर? ये डी जो पॉइंट है 2,2, तो मैंने इसको यहाँ पुट किया तो विच इज नॉट इक्वलेंट टू -1। तो इसका मतलब है हमें W और बायस यूनिट्स को अपडेट करना पड़ेगा। W एंड जो बायस यूनिट है W और B, इन दोनों को मुझे अपडेट करना पड़ेगा। मुझे बताइए ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों के? सब लोगों से पूछ रहा हूँ। कि अगर ये वैल्यूज में पुट करता और यहाँ -1 आ जाता तो मैं कहता कि भाई ये वैल्यूज जो है वो सही काम कर रही हैं, लेकिन चूंकि यहाँ -1 नहीं आया तो मैंने कहा भाई मुझे इसको स्केलिंग करनी पड़ेगी। ये कहलाता है कॉन्सेप्ट स्केलिंग का। तो मैं क्या ऐसा करूँ कि ये -1 हो जाए ये वैल्यू। तो मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, एक वैल्यू कहलाती है सी, मतलब सी हमने सपोज किया हुआ है, ये कहलाता है गटर, GUTTER। गटर टेल्स अस टू स्केल द इक्वेशन बाय फैक्टर ऑफ -2। मतलब मैं इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करूँ कि ये -1 हो जाए। तो इस 0.5 को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -1 हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो इसका मतलब है सी की वैल्यू हो गई मेरे पास -2। तो इस पूरे -2 से मैं अपने दोनों पैरामीटर जो है W और B दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो W एंड B दोनों अपडेट होगा। W क्या था 10 और B क्या था -1.5। तो दोनों को मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया। तो जब मैंने 10 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -20, और जब मैंने -1.5 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3। तो अब मेरे पास जो अपडेटेड वैल्यूज आ गई W की वो हो गई -20 एंड 3। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई है क्या हुआ है? क्योंकि -1 नहीं आ रहा था तो हमने स्केल करना है, और स्केल करने के लिए हमने ये काम किया। अब देखें, मुझे बताइए कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करते हैं? अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करते हैं? बता सकता है? अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? ये एक वेक्टर है -20, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकलेगा? याद है किसी को? देखिए ये याद नहीं है कोई मसला नहीं है, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं काम आई जाती हैं। ये देखें, स्क्वायर करते हैं बेटा, स्क्वायर भी करेंगे। फिर सिंपल थोड़ी ऐड थोड़ी करते हैं, ठीक है ना? स्क्वायर भी करेंगे। यार ये मार्कर, ये ठीक है, ये
ये नहीं बात, तो इससे आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा मैग्नीट्यूड, 2 आ रहा है ना। देखिए ये 2 हमने मार्जिन वेव के अंदर पुट किया, 2/2 इज इक्वल टू 1 आ गया। अगर हम डायग्राम पे फोकस करें, तो ये वेट जो थी 1 ही है। देखें अगर स्केलिंग की बात कर लें तो ये वेट जो है 1 के बराबर ही है। अगर हम इसको क्या कहते हैं, अगर इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे फोकस करें और इनके नंबर्स को असाइन कर दें, देखिए ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो मुझे बताएं ये वेट कितनी है, 1 के बराबर ही आ गई है। ये वेट 1 के बराबर ही है, 2 - 1 1। तो देखिए हमने फॉर्मूले से भी निकाल ली, लेकिन ये जो हमने काम किया है ना, ये तो हमने ग्राफिकली किया। इसको कैलकुलेशन में कैसे करेंगे, इसके लिए ना थोड़ी सी मैथ्स है, वो मैथ्स वाले पोर्शन को मैं करवा नहीं रहा यहाँ पर, मैं डायरेक्ट वो आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। इसके लिए ना हमें सपोर्टनेस वैल्यूज चाहिए होती हैं, कि अगर हम यहाँ पर इन आंसर्स को अचीव नहीं कर पा रहे, तो हमें सपोर्टनेस वैल्यू चाहिए होती है, जिन्हें हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और उनको निकालने का तरीका क्या, उसका फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि फॉर ऑल पॉजिटिव एक्स, फॉर ऑल नेगेटिव एक्स, मतलब एक्स पॉजिटिव वाले एक्स नेगेटिव के लिए, सबके लिए आप अल्फा ड्रॉ करते हैं। और आपके पास जो पॉजिटिव वाले अल्फा होते हैं उनको आप ऐड कर लेते हैं, जो नेगेटिव वाले होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं। मतलब क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपके पास, अगर आप वापस डायग्राम में जाएं, मुझे बताइए कि प्लस प्लेन पे कितने आपके पास सपोर्ट वेक्टर्स हैं, प्लस प्लेन पे कितने सपोर्ट वेक्टर्स हैं, प्लस प्लेन पे कितने सपोर्ट वेक्टर हैं, प्लस प्लेन पे कितने सपोर्ट वेक्टर दिख रहे हैं आपको। सपोर्ट वेक्टर होते हैं जिसमें से लाइन गुजर रही हो। प्लस प्लेन पे कितने सपोर्ट वेक्टर्स हैं, 2, और नेगेटिव प्लेन पे कितने हैं, 1। सामा 2 हैं, 1 और 2, और नेगेटिव पे कितने, 1। तो हर किसी के लिए अलग अल्फा होगा। इसको मैं अल्फा ए कह दूंगा, इसके लिए जो निकलेगा अल्फा वो अल्फा ए कहलाएगा, इसके लिए जो अल्फा निकलेगा अल्फा बी कहलाएगा, इसके लिए जो निकलेगा अल्फा डी। प्लस वालों को आपस में प्लस कर लें, नेगेटिव वालों को भी आपस में प्लस करके माइनस कर दें। मतलब क्या, ये देखें प्लस वाले प्लस हो गए, नेगेटिव वाले उसमें से माइनस हो रहे हैं, प्लस वाले प्लस हो गए, नेगेटिव वाले उसमें से माइनस हो रहे हैं। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी, अल्फा ए प्लस अल्फा बी इज इक्वल टू अल्फा डी। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अगर हमारे पास मजीद सपोर्ट वेक्टर्स होते हैं तो उनके लिए भी हम क्या करते हैं, मजीद अल्फा ड्रॉ कर लेते। अब ये निकलते कैसे हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसकी इक्वेशन बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। ये बड़ी सिंपल सी है, लेकिन जाहिर सी बात है हमने इसकी डेरिवेशन नहीं की कि ये इक्वेशन कहाँ से ड्रॉ हुई। ये इनका फॉर्मूला है। देखिए इस फॉर्मूले पे फोकस करें, ये देखिएगा, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, अल्फा पी एक्स पी अल्फा एन एक्स एन। अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि फॉर एवरी अल्फा आप कैसे लिखेंगे। फर्स्ट करें, पहले अल्फा की बात कर रहे हैं तो पहले ए पॉइंट है, ये अल्फा ए हो गया। ठीक है, वापस चलता हूँ, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। मुझे बताइए इसमें ए की वैल्यू 1,3, क्या ए की वैल्यू 1,3 है, ए वेक्टर की, क्या ए वेक्टर की वैल्यू 1,3 है, और बी वेक्टर की 1,1 है, और डी वेक्टर की 2,2 है। थोड़ा सा ऊपर है लेकिन 2,2। तो ये देखें हम इस तरह से इसको कर रहे हैं कि अल्फा ए 1,3 एक्स, अल्फा ए का जो पॉइंट है 1,3 है, अल्फा बी का जो पॉइंट है 1,1 है, और अल्फा डी का जो पॉइंट है वो 2,2 है। ये बेसिकली ये पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर, ये पॉइंट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पॉइंट डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इक्वेशन लिखने का तरीका समझ में आ गया, ये इक्वेशन लिखने का तरीका समझ में आ गया सबके। और व्हाट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू जो हमने अभी निकाला था 2,0। अब इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दें, या इस तरीके से कर लेंगे, ये 2 के बराबर भी है और ये 0 के बराबर भी है। तो देखें -2 क्यों आया, माइनस क्यों आया,
अल्फा 1 से मल्टीप्लाई हुआ अल्फा ए तो अल्फा ए आ गया, अल्फा बी 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा बी आ गया, अल्फा डी -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 अल्फा डी होगी, ये प्लस है। ठीक है, इसी तरीके से अल्फा ए 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 अल्फा ए हो गया, अल्फा बीटा हो गया, अल्फा डी हो गया। अब ये आ गया। अब मुझे बताइए यहाँ पर कितने अननोन है, कितने अननोन है? यहाँ पर 3 अननोन है और इक्वेशन 2 नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर 3 अननोन है और इक्वेशन 2 नजर आ रही है। तो हमें पता है कि अगर इस तरह की कोई सूरत है हमारे पास होती है, खास तौर पे इफ वी आर ए स्टूडेंट मशीन लर्निंग, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास अननोन ज्यादा हो और इक्वेशन कम हो तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे हमारे पास जो हमने एक मेथड पढ़ा था ग्रेडियंट डिसेंट का, ठीक है, उसकी मदद से भी हम ये निकाल सकते हैं। हमें पता है कि किस तरह से निकलेगा। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन में नहीं जा रहा कि अगर 2 इक्वेशन है 3 अननोन तो कैसे निकलेगा, हम इसको ग्रेडियंट डिसेंट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप करें, लेकिन मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे ही देखें। अगर हम इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास 3 अल्फा की वैल्यूज आ जाएगी, अल्फा ए 1 आ जाएगा, अल्फा बी 1 आ जाएगा, अल्फा डी 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट अल्फाज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक प्रॉपर एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, प्रॉपर, ताकि अल्फा और डब्ल्यू कैसे निकलता है सब समझ में आ जाए। तो ये एक डेटा सेट है आपके पास, इसको गौर से देख लीजिए। ये एक रिसर्च पेपर की एग्जाम्पल है, रिसर्च पेपर की एग्जाम्पल है। तो इसको मैंने यहाँ से उठाया हुआ है, रिसर्च पेपर का रेफरेंस मैं आपको दे दूंगा। ये जो रेड पॉइंट है ये -1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो ब्लू पॉइंट है +1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि इस पे अगर मैं सपोर्ट वेक्टर ड्रॉ करूं तो वो कहाँ ड्रॉ होंगे बेस्ट? अगर मैं इसमें सपोर्ट वेक्टर ड्रॉ करूं तो वो कहाँ ड्रॉ होंगे और किस नेचर के ड्रॉ होंगे? पॉइंट टू पॉइंट? नहीं, इसी में है, लेकिन मैं पूछ रहा था कि सपोर्ट वेक्टर 1 और 3, मतलब ये कह रहे हैं आप? ठीक है भाई, यही सबसे बेहतर नजर आ रहे हैं कि इसके अलावा कुछ अगर हम और ड्रॉ करते तो उसमें मैक्सिमम मार्जिन नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो अब मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि मेरे पास डेटा पॉइंट्स तो 8 हैं, मेरे पास डेटा पॉइंट्स तो 8 हैं, लेकिन उसमें जो सपोर्ट वेक्टर्स है मेरे वो 3 है। उन सपोर्ट वेक्टर्स की अगर वैल्यूज पूछूं आपसे, वैल्यूज, तो आप मुझे पॉइंट नंबर जो नेगेटिव का सपोर्ट वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या है? क्या पॉइंट है ये? 0 1,0। क्या बात सही कर रहा हूँ? क्या ये 1,0 है? 3,-1 है, 3,+1 है। ठीक है, तो जरा ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सपोज वी आर गिविंग द फॉलोइंग पॉजिटिवली लेवल, ये सारे पॉजिटिव वाले जो है ना ब्लू वाले, ये सारे ये पॉइंट है। ये देखिए 3 1 3 -1 6 1 6 -1, ये सही है। इसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव वाले देखें 1 0 0 1 1 0 0 1, ये रहा 0 1, ये रहा 0 -1, ये रहा और -1 0, ये सारे पॉइंट है। इसमें से सपोर्ट वेक्टर कौन सा? हमारे ये 3। तो ये देखें पहले वो S1 कह दिया, दूसरे को S2 कह दिया, तीसरे को S3। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया सबके? यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है किसी का? अब जो मैं आपको इक्वेशन दिखा रहा हूँ ना, वो आपने सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला समझना है, ये आया कहाँ से इसकी डेरिवेशन मैं नहीं करवा रहा आपको। ठीक है, ये देखिएगा, ये इक्वेशन बनती है जितने सपोर्ट वेक्टर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही। अब अगर ये इक्वेशन का मैं फॉर्मेट आपको समझा सकूं तो वो ये है कुछ इस तरह से कि आप समीशन लगाएं, ठीक है, आप लगाएं अल्फा, आप लिखें एस, आप और लिखें एस, ठीक है। अच्छा जी, आप यहाँ लगा दें आई, यहाँ भी लगा दें आई, और यहाँ लगा दें जे, ठीक है।
यहाँ लिख दें आप i इज इक्वल टू 1 to m कह लें, और ऊपर लिख दें आप और j इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, जहाँ तक भी है, ठीक है, जितने भी m तक है n तक है। अब ये कैसे काम कर रहा है ये समझ लेते हैं। ठीक है, आपने इस फॉर्मूले को j के लिए खोलना है बार बार, और उसके अंदर i पे लूप चल रहा है। फर्स्ट करें j की वैल्यू 1 के लिए खोलता हूँ, फर्स्ट करें j की वैल्यू 1 के लिए खोलता हूँ। अच्छा, हमारे पास s कितने हैं? हमारे पास s है 3। s कितने, मतलब s कितने हैं? s1 s2 s3, सही है। सबसे पहले जब मैं j की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो s1 आ जाएगा इस जगह पर, और अल्फा आई एस आई, आई की वैल्यू 1 से लेके 3 तक जाएगी इस केस में। तो ये देखें, अल्फा 1 s1, अल्फा 2 s2, अल्फा 3 s3, और तीनों में s1 है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये लूप चेंज होता रहेगा, एस जे सेम रहेगा पहली आइट्रेशन के लिए। तो देखें s1 s1 s1, ठीक है, अल्फा 1 s1, अल्फा 2 s2, अल्फा 3 s3। मुझे बताएं पहली लाइन सबकी समझ में आई? ये आपको याद होगा न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, अगर आपको किसी अच्छे टीचर ने, मतलब मैंने ही पढ़ाया होगा, तो लेग्रेंज फॉर्मूला था एक, लेग्रेंज फॉर्मूला था, उस तरह का थोड़ा लग रहा है ये। लेग्रेंज फॉर्मूला था एक, आपको याद होगा, जिसमें हम लोग मिसिंग वैल्यूज को निकालते थे। तो ये उस तरह का थोड़ा फॉर्मूला लग रहा है आई और जे की फॉर्म में, ठीक है, जिसमें लाइन वाइज जे चेंज होता था और ए की वैल्यूज के अंदर आई चेंज होता था। तो खैर, अब मुझे बताइए ये -1 क्यों आया? क्योंकि ये काम किसके लिए हो रहा है? S1 के लिए। S1 जो है हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? S1 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था नेगेटिव वाले को, ठीक है। ये देखें, इसको हमने S1 लिया था, S1 लिया था नेगेटिव वाले को, तो इसलिए मैंने यहाँ पर -1 लिख दिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये -1 क्यों आया? क्योंकि ये S1 के लिए है। इज इट क्लियर? यहाँ पहली लाइन में कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, सबसे पूछ रहा हूँ। इसी तरीके से S2 के लिए लिख लें और S3 के लिए, क्योंकि S2 और S3 प्लस प्लेन को रिप्रेजेंट करने तो यहाँ +1 आ गया। तो मुझे बताइए तीनों इक्वेशन समझ में आ गई आप लोगों के? इन तीनों इक्वेशंस तो किसी को भी मसला है? अगर फर्ज कर लिए 4 होते हैं S, तो फिर मैं चौथी लाइन में लिखता, ये 5 होते तो मैं 5वीं लाइन में लिखता, और यहाँ पर भी ये 3 दफा नहीं 4 दफा आते या 5 दफा आते। क्लियर हो गई बात? मुझे बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, वरना आगे बढ़ते हैं। सही है भाई? अब यहाँ ये मैं S1 S2 S3 की वैल्यूज पुट कर सकता हूँ इस इक्वेशन के अंदर। S1 S2 S1 सारी वैल्यूज पुट कर दूंगा, थोड़ा सा काम लंबा है लेकिन ये सारी वैल्यूज पुट होगी। ये देखिएगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये बात पता होनी चाहिए, अब तो मैं पता होनी चाहिए डेफिनेटली, कि अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ तो इसका रीजन क्या है, कौन बताएगा? मैं S1 को लिख रहा हूँ 101, S2 को लिख रहा हूँ 101 311, और इसको लिख रहा हूँ 3-11। क्यों लिख रहा हूँ? जी, ये 1 क्यों लगाया मैंने सबके साथ? सबको पता है ये बात। जल्दी से बता दीजिए 1 क्यों लगाया? हाँ, ये बायस्ड यूनिट है, ठीक है, आपको न्यूरल नेटवर्क में भी पढ़ाया था, और इससे पहले लीनियर रिग्रेशन के अंदर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर जब वेक्टर्स की फॉर्म में करवाया था तो मैंने 1 लगवाया था। एक्स नॉट हमेशा 1 होता है बायस्ड यूनिट, ठीक है, जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो उसको यूज करना पड़ता है। इज इट क्लियर? अगर नहीं याद तो न्यूरल नेटवर्क का लेक्चर देख लीजिएगा, अगर वो भी याद नहीं आया तो लॉजिस्टिक या लीनियर रिग्रेशन का लेक्चर देख लीजिएगा, कि थीटा नॉट वाली जो चीज होती है उसको एक्स नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा 1 होता है। इज इट क्लियर?
तो ये अब 1 1 के साथ मैंने फॉर्मूले में पुट करना है सब जगहों में, ठीक है। तो ये देखें, ये क्या है S1 तो देखें S1 की वैल्यू क्या 101, तो ये देखिएगा 101 101। इसी तरीके से S2 की वैल्यू क्या है 311 और S1 101। तो ये सब सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी। मुझे पता है इन वैल्यूज को पुट करने में किसी को भी मसला है? किसी को कोई मसला है इन वैल्यूज को कैसे पुट किया? कोई मसला नहीं होना चाहिए, सब में मन लिखा हुआ है। देखें आखिर में ये 22 यूनिट कहलाएगा और आखिर में यही हमें 22 यूनिट आगे भी देगा, ठीक है। आगे बढ़ूं? क्या यहां से कोई इसको सॉल्व कर सकता है? इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, इस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें, इस 1 को 1 से, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 आ जाएगा, 0 को 0 से 0 आ जाएगा 1। तो ये पूरे का जो सम आएगा वो 2 आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? इस पूरे को जब मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो 2 आ जाएगा, तो अल्फा 1 के साथ 2 अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा 1। ये कैलकुलेशन समझ में आई? इस पूरे को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, 0 0 से, 1 1 से, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 हो जाएगा, 1 0 से होगा, और तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4। तो आएगा पहली लाइन का आंसर 2 अल्फा 1 + 4 अल्फा 2 + 4 अल्फा 3 = -1। ये देखिएगा सारी कैलकुलेशन हुई भी है, इसको देख लीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट किया हुआ है हमने। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद हमें पता है कि अगर 3 इक्वेशन हमारी बन जाएं तो हम उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करेंगे इन इक्वेशंस को, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये 3 अल्फा आ जाएंगे। सही है सर, ये 3 अल्फा आ गए हमारे पास। अभी खत्म नहीं हुआ न्यूमेरिकल, एक लाइन और रहती है। अब इन 3 अल्फा को इस फॉर्मूले में पुट करना। ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है W = समीशन अल्फा i एस आई, ठीक है। तो जब इनको हम फाइनल फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये फॉर्मूला कहलाएगा अल्फा i एस आई। और जब अल्फा i एस आई की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 अल्फा है तो 3 एस होंगे। तीनों को जब पुट करेंगे तो देखें, गौर से देखिएगा, ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसको आप सॉल्व कर लें। कैसे करेंगे मुझे बताएं? क्या इस लाइन से ये आंसर समझ में आया? कैसे आया होगा? कोई बता सकता है कि ये आंसर 10 - 2 आया है? तो कोई सॉल्व करके बता सकता है कि ये सही हुआ हुआ या गलत हुआ हुआ, और कैसे हुआ हुआ ये भी बता दें। अच्छा, जब ये जरा खुद देख लीजिएगा कि इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आया, और अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा। लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि थोड़ी बहुत मैट्रिक्स वाली कैलकुलेशन वगैरह आप थोड़ा सा खुद कर लें, बेहतर हो जाएगा। तो खैर, आखिर में जब आपका ये आंसर आएगा, ये वाला आंसर जो आपके पास आया है, ये जो आपके पास आंसर आया है, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक है W और एक है 22।
तो हमें पता है कि W क्या होगा, W हो जाएगा हमारा 1 0 अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यूज, और B हमारा हो जाएगा -2। ये जो आखिरी वाली चीज़ है ये 22 यूनिट हो जाएगा हमारा, और W। तो हमारी इक्वेशंस क्या बनेंगी, इक्वेशन हमारी ये बनेगी जो हमारे पास स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये देखिए, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी WX + B विद W इज इक्वल टू 1 0 एंड B इज इक्वल टू -2। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। -2 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इस तरफ कट कर रहा है, ठीक है, और W की वैल्यू आ गई 1 0। तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। जरा देख लीजिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इस लाइन से ये आंसर कैसे आया, और अगर नहीं समझ में आए तो बार बार आपने खुद देखना है। जी सर, सही है। अब पेपर के हवाले से क्या हो सकता है सपोर्ट वेक्टर मशीन में कि सर आपको इसका कोई कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए, या इस तरह की कोई छोटी सी डायग्राम दे दी जाए जिसमें 2-3 वेक्टर्स हों और आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी हो, 2 वेक्टर्स हों, ठीक है ना, 3 से ज़्यादा वेक्टर्स तो हो नहीं सकते, 2 वेक्टर्स हों। मेरा मशवरा ये है कि एक दफ़ा मेरा मशवरा ये है आप सबके लिए, क्योंकि आप सब एग्जाम कर रहे हैं, इसको एक दफ़ा मैट्रिक्स से सॉल्व कर लीजिएगा स्पीड से। आपको मैंने, वैसे तो आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली में आप फंस सकते हैं। तो अगर इस तरह की कोई इक्वेशन है तो मैट्रिक्स आपको याद होगा रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म थी, या इक्लॉन फॉर्म थी, या गॉस एलिमिनेशन था, या गॉस जॉर्डन था, कोई सा भी मेथड आप लगाना चाहें आप मैट्रिक्स का इस पे लगा सकते हैं और इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ये मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आपको लगता है आप रन टाइम पे कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात। कोई सवाल यहाँ तक? आप डायरेक्ट भी आंसर लिख दें, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। पेपर लेंदी नहीं होगा उसामा, अगर आता होगा तो पेपर लेंदी नहीं होगा, मुझे पता है पेपर कितना बड़ा बनाना है। पहले मुझे ये तो बताएं कि 1 कहाँ से आया, ये इतनी देर से ये जवाब तो दे नहीं पा रहा कोई। जी समझ में आया मेरी, ये मैंने जो कैल -3.5 1 से मल्टीप्लाई होगा, 0.75 3 से मल्टीप्लाई होगा, 0.75 3 में, तो ये 3.5 हो जाएगा, ये 2.25, ये 2.25, 2.25 2.25 ऐड होंगे 4.5, 4.5 में से 3.5 निकलेगा 1 आ जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से।
3.5 यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 0.75, ये 0.75, तो ये 0 हो जाएंगे, ये 0 हो गया और ये दोनों एक दूसरे माइनस होंगे तो 0 हो जाएंगे, और ये जो है -3.5 1 हो गया, ये 0.75 1.5 हो गया, 1.5 3.5 तो -2 हो गया। तो ये कैलकुलेशन इस तरह से होगी। ठीक है, कोई सवाल है तो बता दीजिए, अदरवाइज हमारी क्लास एंड हो चुकी है। आपके पेपर के हवाले से यही बात है कि आपको मिड टर्म से अंदाज़ा हो गया होगा। जी हसन भाई, बहुत आसान था ये, लेकिन मैं पूछ रहा था आप लोगों से ना, मुझे नहीं आ रहा था, तो वो आप लोग बता ही नहीं रहे थे। कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ आसान है या नहीं? मिड टर्म के हवाले से ये बात है कि मिड टर्म से पहले हमने KNN किया था, जो कि मिड टर्म में इंक्लूड नहीं था, तो KNN भी आ सकता है, के मीन है, न्यूरल नेटवर्क्स हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, और परफॉर्मेंस मेजरमेंट जिसमें क्रॉस वैलिडेशन वगैरह सारी चीज़ें। तो ये 5-6 चीज़ें, और मिड टर्म से पहले आपको बता देखिए, चूंकि ऑनलाइन है तो कोई एक आध छोटा मोटा रीजनिंग टाइप की कोई चीज़ आ गई मिड टर्म से पहले की, तो उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिकली इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि हमें पढ़ना है सब कुछ, तो मिड टर्म से पहले का एक गो थ्रू कर लीजिएगा, उनको डिटेल में अपने पढ़ने के लिए करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज एक आध सवाल कोई आएगा तो वो तो आपके पास ओपन बुक है, तो आपके पास चीज़ें मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा पेपर 3 घंटे का है टोटल, और 6:30 बजे आपका पेपर एंड होगा, तो सारी चीज़ों की तैयारी करके रखें, और पेपर को इतना लेंदी नहीं होगा अगर आप उसको लेंदी बना दें। इंटरेस्टिंग कोर्स है ये, और ये ऑन कैंपस अगर पढ़ें तो हमें और अच्छा लगेगा। चलिए जी, किसी का कोई सवाल नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक। आपके पास कोई चॉइस भी नहीं है इसके अलावा। नहीं, इसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं है। आप, ये कह रहा था मैं, मुझे अच्छा लगा, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पढ़ा के। अल्लाह हाफिज़, गुड लक।